Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about renewable energy in India, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो ब्रीफली रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब समझ लेते हैं. वैसे आई नो कि यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. तो रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड एट पार विथ ह्यूमन डिमांड्स. मतलब जो आसानी से ख़त्म ना हो, आराम से वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. फॉर एग्जांपल सनलाइट, विंड एनर्जी के सोर्सेज, टाइडल एनर्जी, ये जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट हो वो सब पूरी हो सकती है. अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सन आज नहीं तो कल सर सन की भी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर भी फ्यूजन रिएक्शन हो करके उसके हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म हो जाएंगे, बट वो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें. और अभी की अगर मौजूदा हमारी ह्यूमन डिमांड को देखी जाए तो उसको फुलफ़िल करने के लिए वो कैपेबल है. तो द सोर्सेज दैट कैन बी ईजली रिप्लेनिश्ड, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. जबकि वहीं होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उनका दे हैव ए लिमिटेड रिसोर्स, एंड अगर उसको अनसस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए तो वो फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे पूरी तरह से. फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी. सो सम सोर्सेज क्लेम कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन और शुड बी कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल ओनली, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग रिलीज कर सकते हैं जो कि ह्यूमन डिमांड्स को मीट कर सकता है. लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के साथ एक प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ करता है. और रिन्यूएबल एनर्जी की एक और क्वालिटी होती है कि इट मस्ट बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एंड दैट इज़ वाई न्यूक्लियर एनर्जी इज़ कैटेगराइज्ड इन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की मेनली दो खासियत होंगी. जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी, जो एसेंशियल फीचर होगी, वो तो ये है कि इट कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी इजीली, एंड सेकेंड इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, एंड दे आइदर डू नॉट इमिट और इमिट वेरी लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन. अभी रिन्यूएबल एनर्जी का सिग्निफिकेंस वैसे तो पूरे दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनाज हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहे हैं. अभी देखिए यूएस में फिर से किस तरह का फ्लड आया है. तो रिन्यूएबल एनर्जी वैसे तो पूरे दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के केस में इट इज़ स्पेसिफिकली और स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंट. और इंडिया के केस में इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा क्यों है वो भी ज़रा समझते हैं. फर्स्ट, इट विल रिड्यूस इंडियाज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑयल डिमांड्स. आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो भी हमारी ऑयल डिमांड्स हैं, क्रूड ऑयल डिमांड्स, जिसके मदद से हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाते हैं, वो ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट के थ्रू मीट करते हैं. 80% ऑफ इंडियाज़ ऑयल नीड्स आर मेड थ्रू इम्पोर्ट. और मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर ये इंपोर्ट आता है. कंट्रीज़ लाइक कुवैत, ईरान आर आर मेजर सप्लायर, सऊदी अरबिया एंड इराक. अब वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल रहती है, कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, जिस कारण से इंडिया की हमेशा वल्नरेबिलिटी बनी रहती है. अगर वहाँ पे कोई भी टेंशन होगा तो इंडिया के लिए जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो एक बार के लिए हिंडर्ड हो जाएगा, और फिर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी. एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सोर्सेज एज वेल. एट द सेम टाइम इंडिया इज़ लुकिंग फॉर मूविंग टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्सो. लेकिन ओवरनाइट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को पूरी तरह से तो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई हम सोच रहे हैं कि बाकी सारे देशों से, जैसे यूएस से, वेनेजुला से, रसिया से
क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट किया जाए और मिडिल ईस्ट पे ओवर डिपेंडेंस कम किया जाए। एट द सेम टाइम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी हम शिफ्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली। दूसरा, ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने से पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होगा, और पॉल्यूशन का प्रॉब्लम तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, न्यू दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, दैट इज ऑल्सो डब्ल्यूएसली कॉल्ड एज पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और ए मोस्ट पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी। तो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत हद तक मिटिगेट होगा इफ़ वी स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तीसरा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी भी इंडिया के अंदर जो हिंटरलैंड एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे पावर सप्लाई या तो है नहीं, या और अगर पावर कनेक्टिविटी है तो फिर पावर सप्लाई काफ़ी इरेटिक है, यानी कि बिजली के तार लगा दिए गए हैं, खंभे लगा दिए गए हैं, लेकिन पावर सप्लाई कंसिस्टेंट तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से नहीं पहुंचती है। तो अगर रूरल एरियाज़ में इस तरह के इंटरलैंड्स में अगर हमें पावर सोर्सेज को प्रमोट कराना है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करानी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक बेस्ट तरीका है। क्योंकि देखिए, जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए फिर हमें ये इलेक्ट्रिक लाइंस चाहिए, ट्रांसमीटर्स चाहिए, ट्रांसफार्मर्स चाहिए। लेकिन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनको हम लोग ऑफ ग्रिड मैनर में भी, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में जाकर के इस तरह के पैनल्स लगा दीजिए, रूरल एरियाज़ में जाकर के इस तरह के विंड पेन्स लगा दीजिए, और फिर डीलोकलाइज तरीके से लोकलाइज तरीके से, डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग पावर को प्रोड्यूस करके लोकल विलेज एरियाज़ को भी पावर, वहाँ पे कंसिस्टेंट पावर सप्लाई इंश्योर करा सकते हैं। और इसके साथ ही जब पावर सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने आप पिकअप कर लेंगी एंड रूरल एरियाज विल सी एन इकोनॉमिक बूस्ट। तो ये सब फ़ायदे हैं for India specifically. Overall, renewable energy is important for entire world, but these are the important factors that makes renewable energy even more important in case of India. इसीलिए इंडिया ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट बना रखा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। वी हैड एस्टैब्लिश्ड अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2022. Out of this 175 gigawatt, 100 gigawatt is to come from solar resources, 60 gigawatt from wind, 10 gigawatt from biopower and 5 gigawatt from small hydro power. इसके अलावा आपको पता होगा कि एट पेरिस क्लाइमेट डील, जो अलग अलग देशों ने वहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वहाँ पे प्रपोज कर रखा है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC, जिसमें इंडिया के 3 मेन INDC जो इंडिया ने कमिट कर रखे हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है कि और 40% ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। तो कहीं ना कहीं इंडिया के काफ़ी एम्बिशियस टारगेट हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर, क्योंकि माना जा रहा है कि 2030 तक लगभग 800 गीगावाट पावर रिक्वायरमेंट होगी इंडिया की, और उसका 40% यानी कि लगभग 320 गीगावाट पावर इंडिया प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इंडिया हैज़ टू मूव अ लॉन्ग डिस्टेंस इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हमारे टारगेट्स काफ़ी हाई हैं। लेकिन अगर मौजूदा हमारा प्रोडक्शन देखा जाए तो हमारा गोल था 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने का, लेकिन समहाउ आवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ क्लोज टू 100 गीगावाट। अब ये जो डाटा है ये डिफ़र कर सकता है, आप लोग अलग अलग सोर्सेज से देखेंगे तो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विकीपीडिया पे लिखा है 141 गीगावाट, बट ये जो डाटा मैंने लिया है वो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमोटेड इस वेबसाइट से, इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी के इस वेबसाइट से। तो इस डाटा पे आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कहता है कि 100 गीगावाट की हमारी अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एज ऑफ अगस्त 2021, एंड टोटल जितनी भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका 22% एनर्जी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा खासा हमने दिखाया है 2013-14 से लेकर के 2020 तक में 243% इंक्रीज है इन द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन ओवरऑल पावर प्रोडक्शन, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि आपको पता है कि 2030 तक दिस 22% हैज़ टू राइज टू 40% एंड बाय 2030 इट हैज़ टू राइज, दिस 100 गीगावाट हैज़ टू राइज टू 320 गीगावाट। सो द डिस्टेंस
इज़ अ लार्ज डिस्टेंस इज़ येट टू बी कवर्ड। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए इंडिया की स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसर्न, तो वी आर फिफ्थ largest installed capacity of renewable energy resources in the world. We are fourth largest installed capacity of wind power in the world and fifth largest solar installed capacity in the world. अब करंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में करंट डेवलपमेंट हुई है जिस कारण से पूरा का पूरा आर्टिकल आया था, उसके बारे में भी ज़रा समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट हाउस है, उसने एक नया इनिशिएटिव लिया है हाल फिलहाल में, एक मेजर अनाउंसमेंट किया है हाल फिलहाल में रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसने कहा है कि बाय 2030 इट will aim to produce at least 100 gigawatt of electricity from renewable resources। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने खुद के लिए एक अलग से ही काफ़ी एम्बिशियस टारगेट सेट कर दिया है कि 2030 तक वो खुद 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे। और वो जो एनर्जी होगी, वो जो 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका वो इस्तेमाल करेंगे इन प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन कोई हरे रंग का नहीं होता है, वो नॉर्मल हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन उसको ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इट डज नॉट लीड टू एनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन। तो ये दो चीज़ें जब इंश्योर की जाती हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन में कि उसके प्रोडक्शन के लिए जो भी पावर का इस्तेमाल हो रहा है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आए और उसके प्रोडक्शन के दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन ना हो। अगर ये दो चीज़ें इंश्योर होती हैं तो उस हाइड्रोजन कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 तरह के हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे जो बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन होता है वो उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि हम 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030 फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस और इन 100 गीगावाट एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। और हाइड्रोजन आपको पता ही है इट इज़ ए ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल की तरह में किया जा सकता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल में किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल बसेस चलाई जा सकती हैं, ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोजन बेस्ड आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन सेल्स या हाइड्रोजन एनर्जी का कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है वो तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। मुद्दा अभी आपको बस ये फोकस करना है कि रिलायंस इंडस्ट्री इज़ फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट विल बी used to produce green hydrogen, and that green hydrogen will make a base for sound, environment friendly and sustainable economy of India। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने कहा है कि वी हैव अ 1-1-1 विजन। अब ये कि 1-1-1 विजन का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हम कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन को लाना चाहते हैं एट $1 फॉर 1 kg हाइड्रोजन इन 1 डिकेड। तो 10 साल में हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन $1 में बनाया जा सके या बिके। मौजूदा जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, वो काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि उसको बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए होता है। इस कारण से मौजूदा जो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट है दैट इज़ समवेयर क्लोज टू $3 पर kg टू $6.5 पर kg। इसको वो घटा करके $1 पर kg लाना चाहते हैं, जिससे हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन बेस हमारे देश में बढ़े, जिसका इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, एविएशन सेक्टर में हो या फिर स्पेस सेक्टर में किया जा सके। यही है विजन उनका 1-1-1 विजन। कितना सस्ता हाइड्रोजन कर दिया जाए, और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन या ब्लू हाइड्रोजन नहीं। तो ज़रा समझिए क्या है थीम। पहले तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन को एक बार फिर रिवाइज करा दूँ। ग्रीन हाइड्रोजन जैसा कि मैंने आपको बताया जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर और विंड। अब ग्रीन हाइड्रोजन में होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जो हाइड्रोजन में ब्रेक होता है वो फिर वो उसकी मदद से हम लोग फिर हाइड्रोजन जो प्लस बनता है हाइड्रोजन आयन, उसको फिर बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड। और इस पूरे प्रोसेस में वाटर वेपर इज़ रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो देखिए, ये रिलायंस की जो जामनगर में, गुजरात जामनगर में जो उनकी बड़ी सी फैक्ट्री है,
लगभग 5,000 एकड़ में, वहाँ पे वो ये ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप लगाने वाले हैं। तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे विंड पेन से, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से फिर वो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा। उसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे फ्रॉम देयर डिफरेंट रिसोर्सेज। तो उनके पास तो ऑलरेडी रिफाइनरी है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैप्चर करेंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो उसको इस तरह से प्रोसेस करेंगे कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस टुगेदर, दे आर नोन एज सिन गैस। ये सिन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको सिंथेटिक गैस भी कहते हैं या सिन गैस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एविएशन फ्यूल की तरह, इसका ऑटोमोबाइल में यूज किया जा सकता है, या फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स ट्रक वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। तो ये है रिलायंस का फ्यूचर प्लान। आप समझिए धीरे धीरे तो अभी ये फ्यूल तो ख़त्म हो रहा है, ये क्रूड ऑयल जो उनका मेन बिजनेस है रिफाइनरी का, वो तो धीरे धीरे अब वो ख़त्म हो रहा है पूरे दुनिया भर से रिसोर्सेज। सो दे आर नाउ स्विचिंग टू डिफरेंट फील्ड्स। जियो में तो ऑलरेडी जा चुके हैं, अब वो अपने एनर्जी वाले सेक्टर को भी थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर स्विचिंग फ्रॉम रिफाइनरी टू प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस। तो उसमें सिन गैस में जैसा कि मैंने आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हाइड्रोजन बनाएंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग प्रोसेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, जिससे सिन गैस बने, जिसको अलग अलग फील्ड में एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। सिन गैस इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from an international segment. It is about air-launched unmanned air vehicle, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं इंडिया यूएस के बीच में जो डिफेंस अग्रीमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइन हुए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए आपको तो पता है कि वैसे कोल्ड वॉर तक 1991 तक तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे, बिकॉज इंडिया वाज प्रो यूएसएसआर, बट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। उसके बाद से कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर के डायनेमिक्स भी ख़त्म हो गए, और इंडिया यूएस के बीच में जो हॉस्टिलिटी के बीच का जो मेन कारण था, पीछे का जो मेन कारण था कोल्ड वॉर, वो ख़त्म हो गया था। दैट इज़ वाई अब मेजर हॉस्टिलिटी बची नहीं। प्लस इंडिया अडॉप्टेड एलपीजी रिफॉर्म्स, तो इट बिकेम अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, एंड दैट इज़ वाई यूएस बिकेम प्रो इंडिया, बिकॉज इट वॉज नाउ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द बिग मार्केट इन इंडिया। तो इस कारण से इंडिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव होने लगे, और जो 1991 तक काफ़ी स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे, इन्हीं दो कंट्रीज ने 1995 में जाकर के एक बेसिक अग्रीमेंट साइन किया जिसको कहा जाता है डिफेंस पॉलिसी ग्रुप। उस 1995 का जो काफ़ी बेसिक अग्रीमेंट था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप, उसको अपग्रेड किया गया 2005 में, और 10 सालों के लिए वो अग्रीमेंट था। 10 साल में जब वो एक्सपायर हुआ तो 2005 में इसको अपग्रेड करके एक नया अग्रीमेंट साइन किया गया, डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। दैट वाज आल्सो वेरी बेसिक. It was also for 10 years only, and when it expired in 2015 it was upgraded to DTTI, Defense Technology and Trade Initiative. ये एक मेजर अग्रीमेंट था, इसके बारे में हम आगे ज़रा समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लेकिन उसके अलावा भी 2015 के बाद से आप देखिए कि इंडिया यूएस के रिलेशंस, खासकर डिफेंस रिलेशंस लगातार स्ट्रॉन्ग होते रहे हैं। उनको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2016 में यूएस डिक्लेयर्ड इंडिया एज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर। 2018 में India was given STA1 tag, Strategic Trade Authorization 1 tag, which allows India to import high-end sensitive technologies like armed drones from US. इंडिया यूएस ने मिलकर के क्वाड ग्रुप बनाया अलॉन्ग विथ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक्सरसाइज फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं टू प्रेशराइज चाइना। इंडिया यूएस ने मिलकर के 2+2 मिलिट्री मिनिस्ट्रियल प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पे हमारे डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर उनके डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरीज के साथ मिलकर के हर साल मीटिंग करते हैं टू ले डाउन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जो बेसिक डिफेंस फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं यूएस के, वो तीनों के तीनों इंडिया और यूएस अब साइन कर चुका है, लेमोआ, कॉमकासा, बेका। तो ये सब कुछ तो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा करा चुका हूँ। ये आर्टिकल जो है वो इस DTTI से रिलेटेड है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं, 2015 में साइन हुआ था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि इस अग्रीमेंट की मदद से दोनों कंट्रीज, इंडिया और यूएस, दे प्लान्ड टू हैव ज्वाइंट प्रोडक्शन
ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट पे फोकस किया गया अंडर दिस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। को प्रोडक्शन की मिल करके प्रोड्यूस करते हैं रादर देन importing directly from US. Let us put some research work together, let us develop some defense technology together, let us develop some defense products together. और अब इसी DTTI के अंतर्गत ये करंट न्यूज है, इसको ज़रा समझिए। इंडिया और यूएस ने DTTI के अंतर्गत अब फैसला लिया है कि दे विल डेवलप एन एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो क्या है ये एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये ज़रा समझते हैं। तो देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो आप समझते ही होंगे, UAV। इसमें कैसा है कि ये एक ड्रोन समझ लीजिए जिसमें कोई इंसान नहीं है, वो लेकिन फिर भी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, अनमैन्ड इंसान नहीं है, बट स्टिल इट्स अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो फ्लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलग अलग काम हो सकते हैं, रिकॉग्निशंस हो सकता है, मतलब वहाँ की इमेजेस निकाल सकता है जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करे आपके साथ कि अच्छा वहाँ पे क्या हो रहा है। आपने देख रखा होगा उरी मूवी में कैसे वो ड्रोन की मदद से इमेज निकाल रहे हैं हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले, आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो सर्विलेंस के लिए काम आ सकता है, अटैक के लिए काम आ सकते हैं ये ड्रोन्स। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन अब इंडिया यूएस मिल करके एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमारे इस तरह के फाइटर प्लेन्स होंगे, उन फाइटर प्लेन्स के ऊपर लगे होंगे ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, और एक लिमिट तक हम जाएंगे, उसके बाद ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स वहाँ से आगे जाएंगे और आगे जा कर के इन्फॉर्मेशन निकाल करके दुश्मन के बारे में कि अच्छा नीचे में क्या है, कैसे है, सारे इमेजेज हो सकता है, अटैक भी करे, उनमें कॉम्बैट फीचर्स भी लगाए जा सकते हैं, सर्विलेंस फीचर्स भी लगाए जा सकते हैं, और वापस से ये अनमैन्ड एयर व्हीकल हमारे इस फाइटर प्लेन पे आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल अभी नहीं है। और अगर हम इस तरह का कुछ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बना पाते हैं तो उससे कैसा है कि हमारी जो एयर कैपेबिलिटी है, यानी कि एयर में सर्विलेंस की या एयर में कॉम्बैट की, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सेड दैट दिस एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल इज़ कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगर इंडिया की अनमैन्ड एयर व्हीकल की बात की जाए कि इंडिया के पास क्या क्या है, तो देखिए पहले अनमैन्ड एयर व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं। इट कंडक्ट्स रियल टाइम रिकॉग्निशंस एंड सेंसर कैमराज, डायरेक्ट प्रिसीजन फायर एट एनिमी टारगेट्स, कॉस्ट इफेक्टिव है, नो रिस्क ऑफ एयर क्रू बीइंग किल्ड, क्योंकि जब इंसान ही नहीं है तो मरेगा कैसे। तो ये सबसे फ़ायदे की बात ये है कि नो रिस्क ऑफ एयर क्रू बीइंग किल्ड। अगर इंडिया की अगर अनमैन्ड एयर व्हीकल की बात की जाए या ड्रोन फ्लीट की बात की जाए तो वी हैव ओवर 180 मेजर अनमैन्ड एयर व्हीकल, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो सब इजराइल से आए हैं, जैसे हेरॉन या सर्चर 2 या हरूप, ऑल ऑफ देम हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम और सोर्स फ्रॉम इजराइल। लेकिन फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कि यूएस के साथ मिल करके हम लोग ये एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल बनाए। उसके अलावा DRDO का ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, रुस्तम 2, इट इज़ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। उसके अलावा न्यू घातक अनमैन्ड एयर व्हीकल इज़ बीइंग डेवलप्ड। तो ये सब जो रुस्तम या घातक है, इट इज़ DRDO's प्रोजेक्ट। The next article is taken from national segment. It is about footprints of 3 dinosaur species. अब ये जो information है, it is at best can be asked in this can at best be asked in prelims but not in mains. तो जरा समझते हैं क्या information है। देखिए, डायनासोर के 3 अलग अलग स्पीसीज़ के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं इन द थार डेजर्ट इन राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। किस तरह के फुटप्रिंट्स 3 अलग अलग डायनासोर स्पीसीज़ के पाए गए हैं। अब एटमैक्स आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जगह पे रिसेंटली डायनासोर के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, तो आंसर वुड बी राजस्थान। उसके अलावा आपसे डायनासोर के हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि कब से कब तक थे और क्या किस एरा में वो थे। तो देखिए, डायनासोर जिस एरा में थे हमारे अर्थ के ऊपर, उसको कहा जाता है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा वाज फ्रॉम अबाउट 245 मिलियन ईयर्स अगो टिल 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये मान लीजिए हम आज हैं,
तो लगभग आज से 245 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 65 मिलियन ईयर्स अगो तक जो टाइम था उसको हम लोग कहते हैं मेसोजोइक एरा, या फिर इसी को डायनासोर टाइमलाइन भी कहते हैं। इस एक एरा के अंदर अलग अलग पीरियड्स होते हैं। तो इस मेसोजोइक एरा के अंदर 3 पीरियड थे, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रेटासियस पीरियड। तो ये ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स मैमल्स इवॉल्व्ड, यहाँ पे ये जुरासिक पीरियड में बर्ड्स इवॉल्व्ड, और ये क्रेटासियस पीरियड ख़त्म होते होते तक माना जाता है कि डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। और ये अभी जो एरा चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेंजोइक एरा। ये जो सेंजोइक एरा में काफ़ी लेट जा कर के पीपल, ह्यूमन बीइंग इवॉल्व्ड। तो इस कारण से अब माना जा सकता है कि एक टाइम पे या तो डायनासोर्स थे अर्थ पे या इंसान थे। जो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक तरफ डायनासोर भाग रहा है, इंसान है, वो फिक्टिशियस है, क्योंकि डायनासोर एक्सटिंक्ट होने के काफ़ी टाइम बाद, डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट इन मेसोजोइक एरा ओनली, उसके काफ़ी टाइम बाद इन सेंजोइक एरा ह्यूमन बींग्स evolved. The next article is again taken from national segment. It is about Eat Right Station, and this topic is important again from prelims perspective only. PT में ATMAX आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं। तो देखते हैं क्या है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। देखिए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के अलग अलग रेलवे स्टेशंस को ये सर्टिफिकेशन देता है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। उसमें कैसा है कि ये अलग अलग ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है FSSAI तो आई होप पहले आप जानते होंगे, उनको ब्रीफली मैं बता दूं FSSAI के बारे में, फिर ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। FSSAI भारत सरकार की एक एजेंसी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि बॉडी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ, जिस लॉ का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ एक्ट 2006। तो एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब नाम से आपको पता चल रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, यानी कि इसका काम ही है कि हमारे देश के अंदर जो अलग अलग जगहों पे खाने पीने वाली चीज़ें मिलती हैं उसका बेसिक स्टैंडर्ड वो सेट करे ताकि वो खाना सेफ़ हो, न्यूट्रिशियस हो। तो ये काम है इस एजेंसी का, FSSAI का। तो जहाँ पे भी आप इस तरह का आप स्टैंप देखें, आप समझ जाएं कि ये FSSAI द्वारा एश्योर्ड ये फूड प्रोडक्ट है, यानी कि ये फूड जो है वो सेफ़ है, सिक्योर है अकॉर्डिंग टू FSSAI, यानी कि भारत सरकार की वो एजेंसी जिसको इसी काम के लिए बनाया गया है, दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब उसने क्या काम शुरू किया है, अलग अलग रेलवे स्टेशंस को वो टैग देना शुरू किया उसने। अलग अलग रेलवे स्टेशंस को वो ऑडिट करता है, खुद तो ऑडिट नहीं करता है डायरेक्टली, उसने ऑडिटर्स अपॉइंट कर रखे हैं FSSAI ने, और ऑडिटर्स अलग अलग रेलवे स्टेशंस को ऑडिट करते हैं और उसको फिर स्कोर देते हैं फ्रॉम 1 to 5। और जो रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग मिलता है उसको फिर बेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है एज फार एज फूड क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन इज़ कंसर्न्ड, चाहे हाइजीन की बात हो या न्यूट्रिशन की बात हो। करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार का टैग मिला है अंडर दिस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ हमारे देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको ये ईट राइट सर्टिफिकेशन मिला हो और 5 स्टार। इसके पहले भी 4 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन मिल चुका है। दे आर आनंद विहार टर्मिनल ऑफ दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ऑफ मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड वडोदरा रेलवे स्टेशन। तो टोटल 5 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको ये ईट राइट सर्टिफिकेशन के अंतर्गत 5 स्टार रेटिंग मिली है। इनफैक्ट FSSAI ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट में उसने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं लोगों को अवेयर करने का या फिर स्टैंडर्ड सेट करने का खाने पीने के प्रोडक्ट्स का। आजकल आप देखते होंगे मिठाई के दुकानों पे मिठाई की जो आइटम्स होते हैं उसकी भी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स लिखी होती है, एक्सपायरी टाइम लिखी होती है, कब बना है और कब ये एक्सपायर होगा। तो अलग अलग मिठाइयों के लिए 1 दिन 2 दिन वो लिखा रहता है, आप जाकर के देखो, आप ध्यान देना मिठाइयों पे भी अब वहाँ पे सामने साफ साफ लिखा रहता है। तो ये सब कुछ स्टार्ट किया गया अंडर ईट राइट इंडिया मूवमेंट। उसी के अंतर्गत रेलवे स्टेशंस को ये अलग अलग स्टार्स की टैगिंग की जा रही है, जिसमें हाल फिलहाल में चंडीगढ़ को ये 5 स्टार टैग मिला अंडर ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट ऑनलाइन ई लर्नर्स लाइसेंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये न्यूज़ काफ़ी सरल है, देखते हैं क्या है न्यूज़। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब, असम के चीफ मिनिस्टर,
उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए, 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए एज़ फार एज हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट ऑफिस फंक्शन कंसर्न्ड है, डीटीओ से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड। पहला, कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस फैसिलिटी फ्रॉम होम। नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे कैसा होगा, लर्नर्स लाइसेंस कैन बी नाउ ऑब्टेन्ड ऑनलाइन बाय टेकिंग कंप्यूटराइज्ड टेस्ट सिटिंग एट होम विदाउट विजिटिंग डीटीओ ऑफिस। द एप्लीकेंट विल हैव टू अप्लाई थ्रू सारथी पोर्टल। दूसरा, एम वाहन विथ फिटनेस एवरीवेयर ऐप। इस ऐप की मदद से कैसा होगा कि व्हीकल रजिस्टर्ड इन आसाम कहीं भी रजिस्टर्ड हो, किसी भी डीटीओ में रजिस्टर्ड हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हो, इट कैन गेट ए फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूड इन एनी डीटीओ ऑफिस इन आसाम। मतलब आपने कामरूप डीटीओ में रजिस्टर कराया है, आप जाकर के डिब्रूगढ़ डीटीओ में फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो लोग डिजिटली कनेक्टेड हो जाएंगे ये सारे डीटीओ, तो वो फिर एक दूसरे के साथ वो डाटा शेयर कर लेंगे। अब ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा ये दोनों इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब मेंस में आप आंसर लिख रहे हो और कभी ई गवर्नेंस पे सवाल आया कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आसाम सरकार ने ई गवर्नेंस पे, या ई गवर्नेंस पे जनरल सवाल भी आ जाए, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इन दोनों इनिशिएटिव्स को एज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव टेकन बाय आसाम गवर्नमेंट। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, एब्सोल्युटली करेक्ट। दुरांत लैंड इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहीं से आंसर निकल आता है एलिमिनेशन मेथड से। अगर सेकंड वाला रॉन्ग है तो ये फॉर ए बी सी नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।